माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BSOC 110 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये ऐसा क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ना क्या बढ़िएगा। स्टूडेंट्स, ये आपका टाइटल है सामाजिक स्थिरीकरण। ये आपका टाइटल है। तो समाज के अंतर्गत होने वाले समाज से रिलेटेड ये BSOC आपका कोड होता है, जो समाज के बारे में जिसमें बताया जाता है। समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें। और ये है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, ये है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, तो आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। और स्टूडेंट्स, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा अपना अपना सिटी, ताकि मुझे पता चले मेरा वीडियो कहाँ तक पहुंचा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति और वर्ग भारतीय संदर्भ में आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जाति और वर्ग, ठीक है, ये अलग अलग वर्ड है और अलग अलग मीनिंग है। ये कह रहे हैं कि भारतीय संदर्भ में, भारत के संदर्भ में ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी व्याख्या करिए। तो ध्यान से समझिएगा, एयरपोर्ट्स एंड ब्लूटूथ का यूज जरूर कीजिएगा। आप लोग शांत जगह में बैठकर इसे समझेंगे। तो ध्यान सुन, भारतीय समाज में जाति और वर्ग दोनों ही सामाजिक स्थिरीकरण के महत्वपूर्ण क्या है, आधार है। और ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जाति जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा और पैसे पर आधारित होता है। अब समझ में आ गया कि जाति क्या है। जाति जन्म से आधारित होती है कि आप यादव हो, ब्राह्मण हो, है ना। तो ये जाति जन्म से जुड़ी होती है कि जो जिस जाति में जन्म लेते हैं उस जाति के आप होते हैं। और ये जो वर्ग होता है, वर्ग आप पे डिपेंड करता है, आपके काम पर डिपेंड करता है, आप कौन से वर्ग का काम करते हो। तो ये आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है, आय पर, शिक्षा पर, पैसे पर आधारित होता है। भारत में परंपरागत रूप से व्यक्ति की जाती है। भारत में परंपरागत रूप से क्या की जाती है, व्यक्ति की जाती है। उसे व्यक्ति की पैसे से, उसके पैसे और उसके आर्थिक स्थिति को निर्धारित की जाती है। व्यक्ति की उसके जाति ही उसके पैसे और उसके आर्थिक स्थिति को निर्धारित करती है, ठीक है। तो भारत में परंपरागत रूप से व्यक्ति की जाति ही उसके पैसे और आर्थिक स्थिति को क्या करती है, निर्धारित करती है। इसी कारण जाति और वर्ग के बीच घनिष्ठ क्या है, संबंध भी है। और देखिए, उच्च जातियों के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, भूमि, शिक्षा और सत्ता के साधन अधिक थे, जिससे वे उच्च वर्ग में शामिल रही। मतलब जिसके पास जमीन अधिक रहेगा, जो शिक्षित रहेंगे, तो वो अमीर भी रहेंगे ना, और वो उसकी जिंदगी भी अच्छे होंगे। तो इस तरह से वो अमीर कैटेगरी के लोगों में आ जाते हैं। इसके विपरीत निम्न प्रजातियां परंपरागत रूप से श्रम कार्यों में, मतलब जो मेहनत कार्यों में, जो मजदूरी कार्यों में पहले से जुड़ा हुआ है, उसकी आर्थिक रूप से वो कमजोर ही रही है। जो मेहनत का कार्य में जुड़े हुए हैं, जो श्रम कार्य में जुड़े हुए थे, वो आज भी मेहनती बने हुए हैं, और वो गरीबी मतलब को अभी भी छुए हुए हैं। अमीरी को नहीं छू पाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये श्रम कार्य करने वाले गरीब ही बने रहते हैं, ठीक है। जिससे वे निम्न वर्ग में जिससे वो निम्न वर्ग में बनी रहती है। कौन से वर्ग में, निम्न वर्ग में। इस प्रकार जाति ने वर्गीय स्थिति को प्रभावित किया। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि सारा श्रम करने वाले, जो मजदूरी करने वाले लोग ही पीछे रहे, नहीं, मजदूरी करने वाले लोग भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मजदूरी करके उन्होंने फिर बड़े काम को लिया। तो इस तरह से वो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का सोच वैसे ही रहने वजह से, सोच को आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए। आगे है, हालांकि आधुनिक भारत में शिक्षा, औद्योगिकरण, शहरीकरण और संवैधानिक प्रावधानों के कारण यह संबंध पूरी तरह स्थिर नहीं रहा। आज कई निम्न जातियों के लोग आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उन्नति कर रहे हैं, और मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो मध्य वर्ग में क्या हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। फिर भी सामाजिक जीवन में जाति की पहचान अब भी अवसरों, यानी कि ऑफर एंड भेदभाव और सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, निर्जातीयता के समकालीन। तो निर्जातीयता के अभी के वर्तमान काल के अनुसार बात करें, मध्यकाल के अनुसार बात करें, या फिर अभी के अनुसार अगर बात करें, आधुनिक काल के अनुसार बात करें, तो इनके परिप्रेक्ष्यों की क्या करना है, चर्चा करना है। देखिए, तो निर्जातीयता का अर्थ ऐसे सामाजिक समूह,
फिर समझिए, निर्जातीयता का अर्थ ऐसे सामाजिक समूह से है लोग अपने जिनके लोग अपने को समान भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और पहचान से जुड़ा हुआ मानते हैं। समकालीन समाज में निर्जातीयता को केवल परंपरागत पहचान के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जाता है। आज निर्जातीयता को पहचान की राजनीति से जोड़कर समझा जाता है। कई निर्जातीय समूह अपने अधिकारों, संसाधन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए संगठित होते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण यह मानता है कि निर्जातीय पहचान स्थिर नहीं होती, बल्कि समय, परिस्थितियों और सामाजिक बदलावों के साथ बदलती रहती है। वैश्वीकरण और प्रवासन के कारण निर्जातीयता के नए रूप सामने आए हैं। अलग-अलग देशों में रहने वाले लोग अपनी मूल संस्कृति और पहचान को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मीडिया और संचार के साधनों ने निर्जातीय चेतना को और अधिक मजबूत किया। समकालीन दृष्टिकोण यह भी बताता है कि निर्जातीयता कभी-कभी सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों का कारण बनती है। जब समूह अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए आवाज उठाते हैं, ठीक है ना? जब अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए जब आवाज उठाते हैं, तो ये कौन सा कारण राजनीतिक आंदोलन का कारण लेती है या सामाजिक संघर्ष का रूप लेती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। लैंगिक अस्मिताओं की रचना कैसे की जाती है? उचित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। लैंगिक अस्मिता का अर्थ है कि समाज किसी व्यक्ति को स्त्री, पुरुष या अन्य लिंग के रूप में कैसे पहचान देता है और उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है। लैंगिक अस्मिता केवल जैविक लिंग पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसे समाज द्वारा धीरे-धीरे निर्मित किया जाता है। जन्म के समय ही बच्चे के लिंग के आधार पर उसके कपड़े, खिलौने और व्यवहार तय किए जाते हैं। परिवार लैंगिक अस्मिता की रचना की पहली इकाई होता है। लड़कियों को घर के काम, सहनशीलता और आज्ञाकारिता सिखाई जाती है, जबकि लड़कों को स्वतंत्रता, निर्णय लेने और बाहर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विद्यालयों में भी खेल, गतिविधियां और अनुशासन के नियम लिंग के अनुसार अलग-अलग होते हैं, जो बच्चों की सोच को प्रभावित करते हैं। मीडिया लैंगिक अस्मिता को और मजबूत करता है। फिल्मों और विज्ञापनों में महिलाओं को सौंदर्य, सेवा और घरेलू भूमिकाओं से जोड़ा जाता है, जबकि पुरुषों को शक्तिशाली और नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर समुदाय की लैंगिक पहचान सामाजिक संघर्ष, आत्मस्वीकृति और कानूनी मान्यता के माध्यम से निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निर्जातीय राष्ट्रवाद की प्रघटना की चर्चा कीजिए। निर्जातीय राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई निर्जातीय समूह अपनी विशिष्ट पहचान के आधार पर स्वयं को अलग राष्ट्र या राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पहचान का आधार सामान्यतः समान भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं और साझा सामाजिक अनुभव होते हैं। जब किसी समूह को यह महसूस होता है कि उसकी पहचान, अधिकार और संसाधनों की अनदेखी हो रही है, तब निर्जातीय राष्ट्रवाद का उदय होता है। आधुनिक काल में यह प्रघटना औपनिवेशिक शासन, राज्य निर्माण और लोकतांत्रिक राजनीति से जुड़ी रही है। कई निर्जातीय समूहों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता या अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन किए। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में निर्जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक आंदोलनों का विकास हुआ और भाषा और संस्कृति ऐसे आंदोलनों के प्रमुख साधन रहे। निर्जातीय राष्ट्रवाद कभी-कभी समूह के भीतर एकता और आत्मसम्मान को बढ़ाता है, लेकिन कई बार यह सामाजिक टकराव, अलगाव और हिंसा को भी जन्म देता है। इसलिए इसे केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, सामाजिक गतिशीलता के विविध प्रकारों एवं स्वरूपों का क्या कीजिए वर्णन कीजिए। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य समाज में व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन से है। यह परिवर्तन समाज की संरचना,
अवसरों और खुली व्यवस्था को दर्शाता है। सामाजिक गतिशीलता के कई प्रकार और स्वरूप होते हैं। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में व्यक्ति या समूह निम्न सामाजिक स्थिति से उच्च स्थिति की ओर बढ़ता है। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक उन्नति इसके प्रमुख साधन है। इसके विपरीत अधोगामी गतिशीलता में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में गिरावट आती है, जैसे नौकरी छूटने या आर्थिक संकट के कारण। क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता में सामाजिक स्तर क्या होता है, समान रहता है, लेकिन पेशा या स्थान बदल जाता है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरण होता है, तो अंतर पीढ़ीय गतिशीलता में माता पिता और बच्चे को की सामाजिक स्थिति में अंतर पाया जाता है, जबकि अंतःपीढ़ीय गतिशीलता व्यक्ति के अपने जीवन काल में ही देखी जाती है। खुला समाज सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है, जबकि बंद समाज इसकी संभावनाएं सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। जाति की चर्चा सामाजिक अस्थिरीकरण के एक रूप में लिखिए कीजिए। सामाजिक स्थिरीकरण समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की व्यवस्था है और भारत में जाति इसका एक प्रमुख स्वरूप रही है। जाति जनों पर आधारित होती है और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पहले से निर्धारित मानी जाती है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति को का समाज में कैसी विचार है, कैसे व्यक्तित्व है, कैसे लोग उनको जानते हैं, ये पहले से निर्धारित किया हुआ रहता है। लेकिन जाति की तो भाई जाति को जन्म से ही ये जुड़ जाता है कि भाई ये इस जाति में इसमें जन्म लिए हैं, इस जाति में है। ब्राह्मण में जन्म लिया, ब्राह्मण जाति है ना। यादव में लिए यादव, ठाकुर में लिया ठाकुर, चमार, डोम, कमार, जिसमें जिस जात में जन्म लेते हैं वो। इसमें व्यक्ति को अपनी जाति बदलने की अनुमति नहीं होती है ना। जाति बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था में समाज ऊंची और नीची जातियों में विभाजित रहता है। प्रत्येक जाति के लिए विशेष पेशे, सामाजिक व्यवहार और संपर्क नियम निर्धारित होते हैं। उच्च जातियों को अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलता है, संसाधन और अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि निम्न जातियों को भेदभाव किया जाता है उनके साथ और वंचना का सामना करना पड़ता है भाई। जाति आधारित अस्थिरीकरण में अंतर्विवाह, खान पान के नियम और सामाजिक दूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाति पंचायतें भी सामाजिक नियंत्रण का क्या माध्यम रही है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण और संवैधानिक प्रावधानों ने इस व्यवस्था को कमजोर किया, फिर भी सामाजिक जीवन में जाति का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की क्या विचार है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण का मूल आधार आर्थिक संरचना है। कार्ल मार्क्सवादी का जो रचयिता है, जो संस्थापक है, वो कार्ल मार्क्स है, जो अपने विचारों के जरिए लोग दुनिया को क्या करते हैं, अपने नए नए सूचनाएं, नए नए सीख दिए और विचार दिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने समाज को उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया। उनके अनुसार समाज में असमानता का मुख्य कारण आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण है। मार्क्सवादी ने पूंजीवादी समाज में दो प्रमुख वर्गों की पहचान की, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, जबकि श्रमिक अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीवन यापन करते हैं। इस संबंध में शोषण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वर्ग संघर्ष क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में सत्ता, राजनीति और विचारधारा को भी आर्थिक संरचना से जुड़ा माना जाता है और सामाजिक परिवर्तन को वर्ग संघर्ष का परिणाम समझा जाता है। जब शोषित वर्ग संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करता है, तो सामाजिक संरचना में बदलाव आता है। इस दृष्टिकोण में सामाजिक स्थिरीकरण को स्थायी नहीं बल्कि परिवर्तनशील माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज को विभिन्न स्तरों या फिर श्रेणियों में बांटा जाता है। इन स्तरों में लोगों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। यह स्थिति आय, संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा और अवसरों के आधार पर तय की होती है। सामाजिक स्थिरीकरण में प्रमुख प्रकारों में जाति, वर्ग, उपस्थिति, दक्षता शामिल है। जाति जन्म पर आधारित होती है, इसमें सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है
वर्ग आर्थिक आधार पर निर्मित होते हैं और इसमें व्यक्ति की स्थिति बदल सकती है। परिस्थिति सामाजिक समान सम्मान और प्रतिष्ठा से संबंधित होती है, जबकि दासता में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलती। आधुनिक समाजों में वर्ग आधारित स्तरीकरण अधिक प्रचलित है, जहां शिक्षा और कौशल सामाजिक स्थिति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण समाज में असमानता को बनाए रखता है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक संगठन और व्यवस्था को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। प्रकार्यवादी सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण के समाज की आवश्यकता मानता है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूरे माने जाते हैं। उनके अनुसार समाज में सभी पद समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते और ना ही सभी लोग समान योग्यता रखते हैं। कुछ पदों के लिए विशेष कौशल, प्रशिक्षण और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। ऐसे पदों को भरने के लिए समाज अधिक वेतन, प्रतिष्ठा और सुविधाएं प्रदान करता है। इससे योग्य लोग उन पदों को की ओर आकर्षित होते हैं और समाज की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण कार्यों के विभाजन और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि यह असमानता को उचित ठहराता है और फिर भी यह स्थिरीकरण को सामाजिक व्यवस्था के एक कार्यात्मक तत्व के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रजाति से आप क्या समझते हैं? प्रजातिवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रजाति का अर्थ ऐसे मानव समूह से है जिनकी पहचान कुछ शारीरिक विशेषताओं जैसे त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट या शारीरिक संरचना के आधार पर की जाती है ना। प्रजाति की पहचान कैसे की जाती है? शारीरिक विशेषताओं, त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट, शारीरिक संरचना के आधार पर इसके हम लोग समझ जाते हैं कि भाई ये प्रजाति किस प्रजाति का है। पहले प्रजाति का जैविक आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, लेकिन अब आधुनिक समाज शास्त्र इसे सामाजिक निर्माण मानता है। प्रजातिवाद ये वह विचारधारा है जिसमें एक प्रजाति को दूसरी से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके कारण भेदभाव, असमान और व्यवहार और सामाजिक अन्याय उत्पन्न होता है। इतिहास में दासता और उपनिवेशवाद और नस्ली भेदभाव प्रजातिवाद के उदाहरण रहे हैं। प्रजातिवाद ने समाज में गहरी असमानताएं पैदा की है और मानव गरिमा को नुकसान पहुंचा है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि सभी मनुष्य समान है और प्रजाति श्रेष्ठता कोई आधार नहीं है। मानवाधिकार और समानता के सिद्धांत प्रजातिवाद को का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पुनरुत्पादन पर कार्ल मार्क्स तथा फर्डिनेंड की सासुरे के परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्पादन का अर्थ है समाज में मौजूद संरचनाओं, मान्यताओं और मूल्यों का लगातार नए पीढ़ियों में हस्तांतरण। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह मुख्य रूप से आर्थिक आधार और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से जुड़ा होता है। मार्क्स के अनुसार शोषित वर्ग अपनी स्थिति और सामाजिक नियमों को चुनौती देने के बजाय समाज की मान्यता और संस्कारों के माध्यम से स्वीकार कर लेता है। इस प्रक्रिया से पूंजीवादी व्यवस्था और सामाजिक असमानता बनी रहती है। फर्डिनेंड के सासुरे ने भाषा और संस्कृति को सामाजिक पुनरुत्पादन का मुख्य साधन माना। उनके अनुसार भाषा, प्रतीक और सांस्कृतिक प्रतीक समाज के नियमों और मान्यताओं को बनाए रखते हैं। स्कूल, मीडिया और धर्म जैसी संस्थाएं इस पुनरुत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन समाज की स्थिरता और वर्ग संरचना को बनाए रखने में सहायक होता है। तो प्रक्रिया व्यक्ति की सोच और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है और समाज में मौजूदा असमानता को जारी रखती है। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट्स 12 है, जाति और वर्ग के बीच नेक्सस के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए ये पहले भी मैंने किया था और आप लोग नेक्सस के अनुसार देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं ना, इसीलिए।
ये भी हम लोग किए हैं सामाजिक विस्तारीकरण, लेकिन ये वेबेरियन के अनुसार आपको परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करना है, तो इसे आप लोग देख लीजिए एक बार वीडियो को रोक कर। यहाँ से स्टार्ट है। ये भी सामाजिक स्थिरीकरण ये भी है, और ये किंगल से डेविड तथा विल्बर्ट मूडी के अनुसार आपको देखना है। यहाँ पे सामाजिक स्थिरीकरण और वर्ग के आयामों की चर्चा कीजिए, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए रोक कर। स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा जो सबसे मोस्ट में क्वेश्चन है, मैंने 15 मोस्ट में क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दिए, जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। आप लोग जल्दी से इनका प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये पीडीएफ आपको जाके टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है स्टूडेंट्स? टेलीग्राम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम से जाके पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए मेरे पीडीएफ में पासवर्ड लगा होता है, जो इंस्टा में आपको दिया जाता है। पासवर्ड आपको केवल इंस्टा में मिलता है, यह ध्यान रखना आप। इंस्टा में आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, प्रेम से आपको मैसेज करना होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जानने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।